हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। इस मॉडल की कमियां भी बताइए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर। बच्चों, हम जानते हैं कि सन 1911 में वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड के निर्देशन में उनके दो सहयोगियों एच गाइगर और ई मार्सडन ने यह जानने के लिए कि परमाणु के अंदर क्या है, एक प्रयोग किया अल्फा कणों और स्वर्णपर्णी के साथ, जिसे कि बच्चों हम कहते हैं अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग, जिसके आधार पर वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल पेश किया। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि प्रयोग क्या था और उसके आधार पर रदरफोर्ड ने कैसा परमाणु मॉडल दिया। बच्चों, ये है अल्फा कण प्रकीर्णन की व्यवस्था। यहां पर हम लेते हैं अल्फा कण का स्रोत, ठीक है बच्चों, और यह है हमारा स्वर्णपर्णी जिसे हम कहते हैं गोल्ड फॉइल। और बच्चों, स्वर्णपर्णी पर अल्फा कणों की बौछार कराई जाती है और यह बच्चों डिटेक्टर जहां पर उसके प्रकीर्णन का परीक्षण किया जाता है। तो बच्चों, यहां पर जब अल्फा कणों की बौछार स्वर्णपर्णी पर कराई जाती है तो उसके प्रकीर्णन का यहां पर परीक्षण दिखाया गया है। बच्चों, यहां पर हम देख सकते हैं कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। बच्चों, कुछ अल्फा कण बहुत ही कम, लगभग 8000 में से एक कण ऐसा होता है जो 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होता है। और बच्चों, कुछ अल्फा कण लगभग 0.14% ऐसे होते हैं जो 1 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। तो बच्चों, ये था अल्फा कणों के प्रकीर्णन का परीक्षण, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया और फिर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया। तो चलिए देखते हैं कि रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में कैसा एक अपना मॉडल दिया है। बच्चों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहता है नंबर 1 कि परमाणु के समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके केंद्र पर बहुत ही छोटे भाग में, जिसे कि नाभिक कहते हैं, संकेंद्रित रहते हैं। ठीक है बच्चों, यह है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का पहला पॉइंट कि परमाणु के समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश कहां पर है, एक बहुत ही छोटे से भाग में है, जिसे कि नाम दिया गया नाभिक का। नाभिक का आकार 10 के घात में -15 मीटर के क्रम का होता है, जो कि परमाणु की आकार 10 के घात में -10 मीटर की तुलना में 10 के घात में 5 गुना छोटा होता है। अतः बच्चों, नाभिक परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही छोटा है, 10 के घात में 5 गुना छोटा है। आगे देखिए बच्चों, नाभिक के चारों ओर 10 के घात में -10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। किसी भी परमाणु के समस्त इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, जिससे कि परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है। बच्चों, हम जानते हैं कि परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन है। यह तभी संभव है जबकि परमाणु में जितने ऋणावेश हैं उतने धनावेश भी रहें। अतः बच्चों, यहां पर निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के समस्त इलेक्ट्रॉनों का जो कुल ऋण आवेश है वह नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। आगे देखिए बच्चों, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते, अपितु वृत्तीय मार्ग में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। जैसे कि बच्चों ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और बच्चों, परिक्रमा करने के लिए, वृद्धि गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है? नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। बच्चों,
यदि हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो इससे क्या होगा, इससे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे, क्योंकि हमारा नाभिक है धनावेशित, इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित। तो अगर यह स्थिर रहेगा तो यह तो जाकर नाभिक में समा जाएगा, इसलिए यह माना गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसके बावजूद भी बच्चों इस परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई। तो चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, पहला, यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। दूसरा, यह रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता। चलिए बच्चों समझते हैं कि आखिरकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असमर्थ कैसे है। बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। ठीक है बच्चों। अतः बच्चों क्या होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है। किंतु बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी आवेशित कण जब त्वरित होता है तो वह उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगों का बच्चों स्रोत ही है त्वरित आवेश। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे बच्चों तो वे उत्पन्न करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें। और बच्चों इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि वे सदैव क्या कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन कर रहे हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम होती जाएगी। और बच्चों जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम होती जाएगी तो उनके कक्षा की त्रिज्या भी निरंतर कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन बच्चों सबिलाकार मार्ग में घूमते हुए अंत में नाभिक में गिर जाएंगे और इस प्रकार परमाणु स्थायी नहीं होगा। परंतु बच्चों हम जानते हैं कि परमाणु तो स्थायी होता है। ठीक है बच्चों, परंतु परमाणु क्या होता है, परमाणु स्थायी होता है। तो यहां पर बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल असमर्थ हो जाता है समझाने में परमाणु के स्थायित्व को। चलिए अब समझते हैं कि आखिरकार यह रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कैसे नहीं कर पाता। देखिए बच्चों, अभी हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा। तो बच्चों इस परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के, सभी संभव त्रिज्या, सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग में घूम सकते हैं। अतः बच्चों इलेक्ट्रॉनों के घूमने की आवृत्ति क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों के घूमने की आवृत्ति, इलेक्ट्रॉनों के घूमने की आवृत्ति बदलती रहेगी। फलस्वरूप बच्चों इलेक्ट्रॉन सभी संभव आवृत्तियों के विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करेंगे। अतः किसी परमाणु से जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा बच्चों, वह स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, वह स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए। फिर समझ लीजिए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में घूम सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के घूमने की आवृत्ति बदलती रहेगी। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन सभी संभव आवृत्तियों के विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेंगे। अतः बच्चों उनका जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होगा, परमाणु का जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होगा वह होना चाहिए सतत स्पेक्ट्रम। परंतु बच्चों हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है, रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है।
अर्थात बच्चों स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्तियों की बहुत सी पतली रेखाएं होती हैं, वह स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता। और बच्चों यह तभी संभव है जब परमाणु केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों के ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करे, न कि सभी आवृत्तियों की। इस प्रकार बच्चों यह परमाणु मॉडल के स्थायित्व और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता। यह असमर्थ साबित हुआ परमाणु के स्थायित्व को समझाने में और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।